हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 में रोटेशन वाले चैप्टर से ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere uniform density. तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना है कि जो स्फीयर है वो स्फीयर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। जब क्वेश्चन में जो चीज दी हुई होती है वो लिख लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले बोला है कि जब मान लेते हैं कि उसकी रेडियस जब आर है तब रिवॉल्यूशन टाइम कितना है 27 डेज। उसने बोला कि जब रेडियस 2r हो गई तो इस केस में हमें बताना है, ये t2 मान लेते हैं, ये कितना, इसको t1 मान लेते हैं, तो ये t2 हमें बताना है कि जब 2r रेडियस होगी तब कितना होगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, वहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। यहां पे दो चीज गई है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इसको समझने की जरूरत है कि हम कोई भी एक्सटर्नली कुछ ऐड नहीं कर रहे सन के मास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है ना वो कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में आगे ये बोला गया, आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब है कि हमें ये जो सन है उसको एक स्फीयर मानना है जिसकी डेंसिटी है ना यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही डेंसिटी। ठीक है। अब डेंसिटी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि इनिशियल डेंसिटी और फाइनल डेंसिटी सेम रहेगी। अगर इनिशियल डेंसिटी और फाइनल डेंसिटी सेम है एंड मास भी सेम है तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल रेडियस एंड फाइनल रेडियस भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब ये है कि अगर मान लो इनिशियल डेंसिटी ρ1 है तो ये ρ1 डेंसिटी पूरे मटेरियल के लिए क्या रहेगी? सेम। और अगर फाइनल डेंसिटी यहाँ पे ρ2 है तो ये क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी फाइनली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, दोनों डायग्राम। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया। ये इनिशियल कंडीशन है जहां पे मास m है, रेडियस r है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड है ना t1 वो कितना दिया हुआ है? 27 डेज दिया हुआ है। ठीक है। अब ये फाइनल कंडीशन है जहां पे मास तो m ही है क्योंकि विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अभी यहाँ पे रेडियस कितनी है? 2r रेडियस हो गई। एंड अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड हम लोग कितना मान लेते हैं? t2, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ये रिलेशन होता है। तो अगर टाइम पीरियड डिफरेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ये जो सन है इस वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं एंड यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? ओमेगा 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। इस केस में क्या है कि ये जो सन इस वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, उसके अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सो टो नेट कितना है? जीरो एक्सिस के अबाउट, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। That means angular momentum initial is equal to angular momentum final। ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इतना समझ में आ गया उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है तो उसका होता है आई ओमेगा, जहां पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओमेगा यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग एक काम करेंगे, ये टाइम पीरियड को एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? द टाइम पीरियड, और हमने ये जो ओमेगा है इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अब इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये हमने पता लगा लिया। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। अब देखो जो एक्सिस सेंटर से पास करती है किसी स्फीयर के, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखो एम तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है ना उनको अगर आप पहचान लेते हैं तो उसके बाद में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करके कैसे एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। आप लोग इसको लास्ट तक देखना। अब ध्यान से देखो, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं? एल इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर
इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी। अब देखो हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियस दिया हुआ है, टाइम के इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें इस मास 2/5 2 पाई इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट चीजें है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत हेल्प करेगी अगर हमने ये पहचान लिया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर स्क्वायर बाई टी क्या है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, और तुम लिख सकते हो L1 इज इक्वल टू L2। तो यहां पे क्या लिखेंगे R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2। अब देखो R1 स्क्वायर कितना है कैपिटल R, तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 कितना दे रखा है 27 इज इक्वल टू R2 कितना है 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 कितना है यहाँ पे हमें निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोग क्या लिखेंगे R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2। अब देखो यहाँ पे सिंपली इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 27, तो T2 इज इक्वल टू 108 डेज हमारे पास में बच जाएंगे एंड सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो एग्जाम में ये वाली जो स्टेप अगर आप लोग पहचान लेते हैं तो आप इजीली टाइम बचा सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2/5 एम 2 पाई ये सब कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है एंड वहां पे आप लोगों का थोड़ा टाइम खराब हो जाता है। तो अगर आप ये पहचान लेते हैं कि ये वाली स्टेप किस तरीके से लिखना है, उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।